जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। सो भाई आज हम वीडियो देखने वाले हैं। टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। एआई की मदद से बनाई हुई है ये वीडियो। 1984 में सिर्फ 2 सीटें, फिर बीजेपी ने भारत की राजनीति कैसे बदल दी कि आज मतलब कि भारत हाँ, की सबसे बड़ी जो है पार्टी बन गई है। ये सवाल था मेरे मन हाँ, में। कि एक टाइम पर पूरे भारत देश में सिर्फ 2 सीटें ला पाई नामो थी। निशान ही नहीं था बीजेपी हाँ, का। और मतलब कि 5 साल की एक मतलब कि होती है ना पीरियड, 5 साल के बाद फिर वोट होते हैं, फिर जो जीता वही बनाएगा। तो वो अपने 5 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी ये राजनीति के। तो मतलब कि ज़्यादा चली नहीं। अब जो है लगातार तीसरी बार जो है ये बीजेपी जीती है। सन 2014, फिर 18, फिर मतलब कि 14, 18 14 क्या 13, 18, 13 चलो 14, स्टार्ट 18, करो फिर 14, रिएक्शन। 18, 23 और ये अपना अब जो है 28 में पता चलेगा। हाँ, सो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलो जी, लेट्स गो। 16 मई 2014 दोपहर का वक्त। नई दिल्ली के अशोक रोड पर बने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर एक छोटे से कमरे में टीवी स्क्रीन के सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुपचाप बैठे थे। बाहर जश्न का शोर था, लेकिन उस कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। स्क्रीन पर आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे। 270, 280, 282। ये सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं थी, ये एक ऐसे सफर की मंजिल थी जिसकी शुरुआत दशकों पहले एक बहुत ही अंधेरे और मुश्किल दौर में हुई थी। ये कहानी सिर्फ सत्ता हासिल करने की नहीं है, ये कहानी है उस पार्टी की जिसे एक समय में पूरी तरह खत्म मान लिया गया था, जिसने सिर्फ 2 सीटों से सफर शुरू किया और आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई है। हाँ, इस दुनिया कहानी की की सबसे असली बड़ी। शुरुआत साल 2014 से मैंने कहा बहुत पहले भारत हुई की थी। सबसे हमें बड़ी, पीछे दुनिया की जाना सबसे होगा बड़ी 1950 के राजनीतिक दशक में। भारत को आजादी मिले कुछ ही साल हुए थे। देश बंटवारे के गहरे घाव सह रहा था। उस वक्त केंद्र में जवाहरलाल नेहरू की मजबूत सरकार थी। उसी सरकार में उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुखर्जी एक बहुत ही पढ़े लिखे और मजबूत इरादों वाले नेता थे, लेकिन ये नेहरू थे के साथ उनके विचार मेल नहीं खा रहे थे। बंगाल से। खासकर पाकिस्तान के साथ हुए लियाकत नेहरू समझौते को लेकर मुखर्जी का मानना था कि यह समझौता उन हिंदुओं के साथ धोखा है जो वहां पीछे छूट गए हैं। इसी वैचारिक मतभेद के चलते उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अब उनके सामने एक बड़ा सवाल था, कांग्रेस जैसी विशाल पार्टी का मुकाबला कौन करेगा। एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और जमीनी मुद्दों को अपनी पहचान बनाए। इसी सोच के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की मदद से 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ के पास न तो पैसा था, न बड़े दफ्तर और न ही सत्ता का कोई लालच। उनके पास सिर्फ कुछ युवा कार्यकर्ता थे जो साइकिलों पर घूम घूम कर पार्टी का प्रचार करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के बैनर तले अपना पहला बड़ा आंदोलन कश्मीर को लेकर शुरू किया। उनका नारा था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। मतलब एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधानमंत्री और 2 झंडे नहीं हो सकते। इसी का विरोध करने वे बिना परमिट के कश्मीर में घुस गए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को श्रीनगर की एक जेल में रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई। पार्टी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। जिस पेड़ को अभी बोया ही गया था, उसका माली ही दुनिया से चला गया। उस रात जनसंघ के युवा कार्यकर्ताओं को लगा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जनसंघ खत्म नहीं हुआ। मुखर्जी के बाद पार्टी की जिम्मेदारी एक बहुत ही शांत और विचारक इंसान के कंधों पर आई, दीनदयाल उपाध्याय। उपाध्याय जी ने पार्टी को एक नई सोच दी, जिसे एकात्म मानववाद या इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहा जाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि समाज के आखिरी इंसान के फायदे के लिए राजनीति करनी है। इसी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे युवा नेता निखर कर सामने आए। वाजपेयी की भाषण देने की कला ऐसी थी कि संसद में खुद पंडित नेहरू भी उनके मुरीद हो गए थे। लेकिन 1968 में एक और बुरी खबर आई। एक ट्रेन यात्रा के दौरान मुगल सराय स्टेशन पर दीनदयाल उपाध्याय का शव मिला। यह हत्या थी या हादसा, यह रहस्य आज तक नहीं सुलझा। जनसंघ ने एक बार फिर अपना सबसे बड़ा नेता खो दिया था। 70 का दशक आते आते देश का माहौल बदल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद जो ये भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल रहे थे,
उनकी मौत हो चलने गई लगा था। रेस में। महंगाई, किसी ने भ्रष्टाचार हत्या और की बेरोजगारी या से लोग कोई परेशान पता थे। नहीं उसका। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। जनसंघ ने भी इस आंदोलन में पूरी ताकत झोंक दी। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल यानी इमरजेंसी थोप दी। लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। जनसंघ के तमाम बड़े नेताओं, वाजपेयी, आडवाणी से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक, सबको जेल की काल कोठरियों में डाल दिया गया। करीब 19 महीने तक ये नेता जेल में रहे। जेल की उन रातों ने 19 महीनों इन नेताओं को बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने समझा कि अगर कांग्रेस को हराना है तो विपक्ष को एक होना पड़ेगा। 1977 में जब इमरजेंसी हटी और चुनाव हुए तो जनसंघ ने अपना नाम और पहचान मिटाकर खुद को जनता पार्टी में मिला लिया। पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनसंघ के नेता उस सरकार में मंत्री बने। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जनता पार्टी के अंदर ही आपसी झगड़े शुरू हो गए। पुराने समाजवादियों को इस बात से दिक्कत थी कि जनसंघ के नेता आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने शर्त रखी कि या तो आरएसएस छोड़ो या जनता पार्टी। वाजपेयी और आडवाणी ने साफ कर दिया कि वे सत्ता के लिए अपनी मातृ संस्था को नहीं छोड़ सकते। सरकार गिर गई, जनता पार्टी टूट गई और उसी टूटन की राख से जन्म हुआ एक नई पार्टी का। 6 अप्रैल 1980 दिल्ली का फिरोजशाह कोटला मैदान, यहीं पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की आधिकारिक रूप से स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। उस दिन अपने भाषण में वाजपेयी जी ने एक ऐसी बात कही थी जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। लेकिन कमल को खिलने में अभी बहुत वक्त लगने वाला था। शुरुआती दिन बेहद निराशाजनक रहे। पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद का रास्ता अपनाया, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। और फिर आया 1984 का साल। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में एक भारी सहानुभूति लहर दौड़ गई। उस साल के चुनाव में कांग्रेस ने 400 से ज्यादा सीटें जीती और बीजेपी, पूरे देश में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। एक गुजरात के मेहसाणा से और दूसरी आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा से। खुद अटल बिहारी सिर्फ 2 वाजपेयी सीटें। ग्वालियर से चुनाव हार गए थे। बाकी सारी मीडिया और सीटें आ राजनीतिक गई। जानकारों ने बड़े बड़े कांग्रेस आर्टिकल 400 सीटें और बीजेपी सिर्फ 2 सीटें। कहाँ 400, कहाँ 2 सिर्फ। लिख दिए कि बीजेपी का काम खत्म हो चुका है। पार्टी के दफ्तरों में सन्नाटा था। कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। उस वक्त ऐसा लगा कि शायद वाजपेयी जी का कमल खिलने वाला सपना कभी सच नहीं होगा। पर कहते हैं ना कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वह सबसे खतरनाक हो जाता है। 1984 की उस शर्मनाक हार के बाद बीजेपी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। लालकृष्ण आडवाणी को पार्टी की कमान सौंपी गई। पार्टी ने अब खुलकर हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करनी शुरू कर दी। यह वह दौर था जब देश में राम जन्मभूमि का मुद्दा सुलग रहा था। 1989 के पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने पहली बार राम मंदिर के समर्थन में आधिकारिक प्रस्ताव पास किया। 1990 का साल भारत की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया। उस रथ यात्रा ने पूरे देश में एक ऐसा करंट दौड़ाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जिस जिस गांव, जिस जिस शहर से वह रथ गुजरता, हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आते। यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, इसने देश के सोए हुए बहुसंख्यक समाज को राजनीतिक रूप से जगा दिया था। हालांकि बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ये यात्रा ही सबको जगा गई, सबके मतलब के माइंड को मतलब के रिफ्रेश कर दिया। अच्छा, जी को बीजेपी ने गिरफ्तार यात्रा करवा लिया निकाली। और रथ यात्रा रोक दी लाल गई। कृष्ण लेकिन जो आडवाणी संदेश जी ने, पहुंचना था इनकी वीडियो भी वो आपने पहुंच चुका देखी है। था। 1992 में अयोध्या में बाबरी ढांचा गिर गया। देश में काफी तनाव हुआ, सरकारें बर्खास्त की गईं। लेकिन एक बात तय हो गई, बीजेपी अब हाशिए की पार्टी नहीं रही, वह राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य मंच पर आ चुकी थी। इस दौरान आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो हर बूथ, हर गली में मौजूद था। 1996 के चुनावों में बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अटल जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण वह सरकार सिर्फ 13 दिन चली। उसके 13 बाद दिन। 1998 में फिर सरकार बनी जो 13 महीने चली। इस छोटी सी सरकार ने पूरी दुनिया को तब चौंका दिया जब भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया। पूरी दुनिया ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन देश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। इसके बाद कारगिल युद्ध हुआ और भारत ने जीत दर्ज की। 1999 में पहली बार वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक गैर कांग्रेसी सरकार ने अपने 5 साल पूरे किए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत पूरे देश में हाईवे बनाए गए, टेलीकॉम क्रांति हुई। पार्टी को लगा कि सब कुछ सही चल रहा है। 2004 के चुनाव में नारा दिया गया,
इंडिया शाइनिंग यानी भारत चमक रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। पार्टी आम आदमी से थोड़ा कट गई थी। जब नतीजे आए तो बीजेपी चुनाव हार गई। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में आ गई। यह हार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका था। 2004 से लेकर 2014 तक के 10 साल बीजेपी के लिए वनवास की तरह थे। पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ने लगी थी। अटल जी की तबीयत खराब रहने लगी थी और वे राजनीति से दूर हो गए थे। यूपीए सरकार लगातार 2 बार जीती। उस वक्त कई लोगों को लगने लगा था कि बीजेपी शायद अब कभी सत्ता में वापस नहीं लौट पाएगी। लेकिन इस उदासी के बीच गुजरात में कुछ अलग ही पक रहा था। वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव जीत रहे थे और पूरे देश में गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही थी। 2012 आते आते देश की जनता यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों से थक चुकी थी। पार्टी के भीतर के एक बड़े वर्ग और कार्यकर्ताओं ने मांग शुरू कर दी कि नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए। कई पुराने नेता इसके खिलाफ थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के दबाव के आगे किसी की नहीं चली। 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। यहीं से एंट्री होती है अमित शाह की। चुनाव से पहले मोदी ने अमित शाह को उत्तर प्रदेश भेजा। यूपी वह राज्य है जो दिल्ली का रास्ता तय करता है। शाह ने वहां जाकर एक ऐसी माइक्रो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जो पहले कभी किसी ने नहीं सोची थी। उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाए, यानी वोटर लिस्ट के हर पन्ने के लिए एक कार्यकर्ता जिम्मेदार होगा। डेटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया और बूथ मैनेजमेंट का ऐसा इस्तेमाल हुआ जिसने विपक्षी पार्टियों को पूरी तरह लाचार कर दिया। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में तूफानी रैलियां की। उनका चाय बेचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने तक का सफर लोगों के दिलों को छू गया। 3D रैलियों से लेकर चाय पे चर्चा तक हर कैंपेन हिट रहा। और फिर 16 मई 2014 का वो दिन आया जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। बीजेपी ने अपने दम पर 282 सीटें जीत ली। 30 साल बाद देश में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। जो पार्टी 30 साल पहले सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी, आज उसने इतिहास रच दिया था। 2014 के बाद की बीजेपी वाजपेयी या आडवाणी के दौर की बीजेपी से काफी अलग थी। अमित शाह पार्टी अध्यक्ष बने और उन्होंने पार्टी को एक इलेक्शन मशीन में बदल दिया। उन्होंने पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट लागू किया, यानी वोटर लिस्ट के हर पन्ने पर दर्ज 30 से 40 मतदाताओं की जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता को दी गई। पार्टी ने अपना विस्तार सिर्फ हिंदी बेल्ट तक सीमित नहीं रखा। असम, त्रिपुरा जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जहां बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था, वहां पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई। मोदी सरकार ने कई खड़े और विवादित फैसले भी लिए, जैसे 2016 में नोटबंदी और 2017 में जीएसटी लागू करना। विपक्ष को लगा कि इससे जनता नाराज होगी और बीजेपी चुनाव हार जाएगी, लेकिन मोदी की सीधी संवाद शैली और उज्ज्वला योजना, जनधन खाते और पीएम आवास जैसी गरीब कल्याण योजनाओं ने निचले तबके में एक नया वोट बैंक तैयार कर दिया, जिसे लाभार्थी वोट बैंक कहा जाने लगा। 2019 का चुनाव नजदीक आया तो विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन तभी पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और उसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी। राष्ट्रवाद की एक ऐसी लहर उठी कि 2019 के चुनावों में बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और 303 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। 2019 से 2024 का मोदी 2.0 का कार्यकाल उन वादों को पूरा करने का समय था जो जनसंघ के समय से किए जा रहे थे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वह सपना जिसके लिए उन्होंने जान दी थी, वह पूरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इसी दौरान दुनिया ने कोविड-19 जैसी भयंकर महामारी का सामना किया। भारत ने न केवल अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाई, बल्कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर एक बड़े मानवीय संकट को भी टाला। जब 2024 के आम चुनाव आए तो परिस्थितियां पहले से काफी अलग थीं। विपक्ष इस बार गठबंधन बनाकर उतरा था। चुनाव बहुत ही कांटे का था। 2024 के नतीजों ने एक तरफ जहां मोदी को जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत 272 के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गई। उसे 240 सीटें मिली, लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा के कुशल प्रबंधन ने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन सरकार बनाई। 2024 में तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने के बाद बीजेपी का पूरा ध्यान उन राज्यों पर केंद्रित हो गया जहां पार्टी वैचारिक और संगठनात्मक रूप से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करना चाहती थी। इस रणनीति के केंद्र में था पश्चिम बंगाल। बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि यह जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि थी। बीजेपी के लिए बंगाल की सत्ता हासिल करना
बहुत ही जरूरी था। 2021 के विधानसभा चुनावों में भले ही बीजेपी सत्ता से दूर रह गई थी, लेकिन उसने 3 सीटों से सीधे 77 सीटों तक का सफर तय करके मुख्य विपक्ष की जगह ले ली थी। वो कुछ अलग ही था। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी कड़ी टक्कर देखने को मिली। इसके बाद पार्टी ने बंगाल के लिए अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली से बैठकर नहीं, बल्कि कोलकाता और जिलों के जमीनी स्तर पर जाकर कमान संभाली। भ्रष्टाचार के मुद्दों, स्थानीय कानून व्यवस्था की स्थितियों और आरजीकर जैसी घटनाओं को बीजेपी ने राज्यव्यापी आंदोलनों में बदल दिया। जैसे जैसे साल 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक आने लगे, बंगाल की राजनीति का पारा अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया। बीजेपी ने बंगाल के मिजाज को समझते हुए अपनी इलेक्शन मशीनरी को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। पन्ना प्रमुख मॉडल को राज्य के कोने कोने में, खासकर ग्रामीण इलाकों और मथुआ समुदाय के गढ़ों में बेहद मजबूती से लागू किया गया। 2026 के इस चुनावी समर में बीजेपी ने विकास के मोदी मॉडल और स्थानीय अस्मिता को मिलाकर एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जिसने सत्ताधारी दल को सीधी चुनौती दी। जब 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक भूचाल आ गया। सोशल मीडिया, ग्राउंड सर्वे और वो तो राजनीतिक हमने भी विश्लेषकों वीडियो ने देखी थी। जिस बदलाव की लहर की भविष्यवाणी की थी वह सच साबित हुई। अमित शाह का मास्टर प्लान और अचूक रणनीति रंग लाई। 15 सालों से चले आ रहे टीएमसी के जंगल राज, सिंडिकेट राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का गुस्सा ईवीएम पर फूट पड़ा। बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर एक प्रचंड और ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। इस जीत का नेतृत्व जमीन पर मुख्य रूप से शुभेंदु अधिकारी ने किया, जिन्होंने न केवल पार्टी कैडर को एकजुट किया बल्कि टीएमसी के हर दांव का कड़ा जवाब दिया। कड़ा चुनाव के तुरंत बाद केंद्रीय नेतृत्व की मुहर के साथ शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया। 18 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड सदस्यों के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। दक्षिण भारत, जहां कभी बीजेपी का प्रवेश असंभव माना जाता था, वहां भी पार्टी ने अब अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी है। इस पूरी कहानी को जब हम पलट कर देखते हैं तो यह सिर्फ एक राजनीतिक दल की कहानी नहीं है, यह उस कार्यकर्ता की कहानी है जो 1984 में 2 सीटें आने पर भी साइकिल पर पार्टी का झंडा लगाकर घूमता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से लेकर दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन, वाजपेयी आडवाणी के तप और नरेंद्र मोदी अमित शाह की अचूक रणनीति ने उस छोटे से दीपक बाकी को अचूक आज भारतीय रणनीति है। राजनीति का चूक नहीं सबसे होती बड़ा इसे। वट वृक्ष बना दिया है। भारतीय राजनीति के इस सफर ने साबित किया है कि चुनाव केवल रैलियों से नहीं जीते जाते। इसके लिए जरूरत होती है दशकों की मेहनत, सटीक डेटा एनालिसिस, कैडर का अनुशासन और हर हार से सीखकर दोबारा खड़े होने की इच्छा शक्ति। और यही कारण है कि 1951 से शुरू हुआ वह छोटा सा कारवां आज 2026 में भी भारत की राजनीतिक नियति को तय कर रहा है। सही बात है। तो जी वाकई में यार बीजेपी ने जो मतलब कि एफर्ट्स लगाए हैं पहले यार, वाकई में यहाँ पर यहाँ बाहर किसी देश में किसी और पार्टी का नाम ही नहीं होता था। सिर्फ अगर कोई भारत के नाम लेते थे तो सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी सबको पता थी, कोई और पार्टी पता ही नहीं होती थी, या आम आदमी पार्टी। क्योंकि पहले जो कांग्रेस पार्टी काफी फेमस थी, हाँ, वो ही पहले नंबर पे थी। वो गांधी जी की थी ना, हाँ, गांधी जी की थी। इस अब वजह से। मतलब इतने अच्छे इंसान ने जो है देश को आजाद करवाया, हाँ, गांधी जी ने। बिल्कुल। तो अब पता नहीं उस पार्टी में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं जिन्हें बोलने का मतलब पता पता ही ही नहीं नहीं है। है कि हम क्या बोल रहे और हैं। पता है, हाँ, वो कांग्रेस का एक नेता था जिसने मतलब कि क्या श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मतलब कि इस देश को बचाने की, इस देश के लिए जो है अपना बलिदान दिया। श्री राहुल गांधी जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो बैठा हुआ स्टेज पे। अब यार देखो ना, तुम बोल क्या रहे हो, पहले सोच समझ के तो बोलो, बोल क्या रहे हो। जिसकी बात करें वो तो पीछे बैठा है तुम्हारे। उस टाइम कांग्रेस इतनी फेमस थी, लोग पसंद भी करते थे हाँ। और कांग्रेस ने काफी अच्छे अच्छे काम भी किए थे। जब इंदिरा गांधी जी थी, नेहरू लाल नेहरू जी थे। हाँ, उस टाइम काफी अच्छे काम हो रहे थे। किसी लेकिन ने ये नहीं लेकिन सोचा लेकिन था जो कि इमरजेंसी लगाई थी, या वो जो गांव हत्या पर मतलब कि गांव माता और मतलब कि
साधु संतों पर सरेआम गोलियां चलाई थी, वो काम अच्छे नहीं हुए थे ना इंदिरा वो गांधी हाँ जी वो के। अच्छे काम नहीं, लेकिन काफी अच्छे काम भी लेकिन किए। काफी अच्छे काम किए, वो उनकी कदर है यार दिल में, हाँ मैं कौन सा कह रहा हूँ। अच्छा लेकिन तो जो मुझे अपनी तो बात इन्होंने, करने दो। हाँ करो यार। तो उस टाइम किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस पार्टी में कोई ऐसा इंसान भी आएगा जिसे खुद का भी नहीं पता होगा। हाँ और अब देखो ना बीजेपी इतनी अच्छे से देश को संभाल रही है, जैसे कि मोदी जी वाकई हो गए, तीसरी बार लगातार जीत रही है। मोदी जी हो गए, और हाँ सारे जितने भी पार्टी के हैं लीडर कह सकते हैं, क्या कह हाँ, सकते हैं, जितने भी पार्टी के ये अपना साथ एमपी एमएनएज हाँ, हैं। तो वो काफी जो है ना इंटेलिजेंट है, काफी हाँ ऐसे कोई इंटरव्यू है, काफी हमने सबके लेकिन सुने काफी हैं। करप्ट भी हैं पार्टी में, यही नहीं होता कि सारे सही हो, करप्ट भी हैं अमित बीजेपी शाह के। जी हो गए, योगी वो जी हो तो गए, वो तो वाकई वो तो में और अमित शाह जी हेमंत को तो बिस्वा मतलब कि शर्मा, बीजेपी भारतीय रणनीति का चाणक्य कहते हैं। हाँ, और हेमंत बिस्वा शर्मा, वो तो हेमंत पहले बिस्वा वो कांग्रेस तो में थे। यार, अच्छा सोचो जो नॉर्थ साइड था भारत का, मतलब कि जो 7 बहनें स्टेट हैं, हम्म 7 स्टेट सिस्टर्स, हम्म 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, हम्म उनमें बीजेपी का मतलब कि जीतना असंभव था। अब मतलब कि मणिपुर और एक और है, मणिपुर में ही मतलब कि वो नहीं है बीजेपी की हुकूमत, बाकी सारे राज्यों में बीजेपी की हुकूमत आ मैं गई ये मेरे दुआ ख्याल से। करती हूँ भगवान से कि भगवान जी प्लीज आगे चल के, अभी बीजेपी ही तो आए। नहीं, अभी बीजेपी है फिलहाल 30-40 साल है, लेकिन इससे आगे जो है ऐसे कोई लोग पता नहीं राहुल आगे क्या गांधी सोचा जैसे है लोग तो बिल्कुल भी ना आए बीजेपी में। यार। राहुल गांधी दिल के शायद अच्छे भी हों, अच्छे हैं, मुझे लेकिन ऐसा लगता है, मैं इतनी बुराई नहीं कर रही, अच्छे हैं, लेकिन कोई जो भी अपने काम देश के मोदी लिए। जी कर सकते हैं मुझे नहीं लगता कि वो कर सकेंगे। नहीं, उसमें पता है क्या चीज है, उसे देश चलाना आता नहीं है हाँ हाँ, कि क्या करना है, क्या जिसे बोलना देश है। चलाना आइए उन्हीं के हाथों में कमान देनी मैं चाहिए ये नहीं देश कह रही की। कि वो बुरे अच्छा इंसान है। छोड़ो, ये चीज देखो ना, हाँ बीजेपी ने जो इस बार बंगाल में इलेक्शन हुए थे, हमने खुद मतलब कि रिएक्शन से हट के जो वीडियोस हमारी आंखों के सामने आई थी, लोगों ने ऐसा लग रहा था कि इतना एफर्ट लगाया है बीजेपी को जिताने के लिए कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऐसे गहरे खड्डे में गिरे हुए हैं और वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म और जब भी शाम को रिजल्ट आए तो बीजेपी जीती, तो लोग, कई लोग मतलब कि लाखों लोग रो पड़े थे कि फाइनली हमारी जीत हुई, आज सनातन धर्म की जीत। मैंने कभी भी पाकिस्तान में रह रही हूँ, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा जब भी यहाँ पे वोट होते हैं कि भगवान जी वो जीत जाए, वो जीता, क्योंकि यार मुझे इस यहाँ पे किसी के बारे में पता ही नहीं कि कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन अब जो यहाँ है पर ना, जो अच्छा अगर चला रहा है ना फिलहाल जो हुकूमत चल रही मैं है, मरियम नवाज की साइड हूँ, हाँ, मैं अभी क्योंकि दुआ कर रही थी मन में। इन्होंने ना यहाँ की अकलियत को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मैं सपोर्ट किया है, मैं अभी दिल में दिल यही, से सपोर्ट किया है मैं कहता मुझे तो बोलने दो, हूँ। हाँ बोलो। मैं अभी दिल में यही दुआ कर रही हूँ कि भगवान जी प्लीज अब जो वोट होंगे ना वो मरियम नवाज ही जीते, क्योंकि अभी वो अच्छे काम कर रही है, काफी हाँ हमें बहुत दिखे अच्छे हैं। हैं। लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गई ना तो काफी अच्छे काम हो सकते हैं, देश को अच्छी राह पर ले जा सकती है। हाँ लेकिन ये जो अपनी है नून लीग की हुकूमत, हाँ ये हर बार मतलब के शांतिपूर्वक चलाने की कोशिश करते हैं देश को। जो पिछली बार इमरान खान आया था तो उसने तो मतलब कि तहस नहस कर दिया था यार। जो अनाज का 1 मन की बोरी का रेट था वो 4500 तक जिसे पहुंचा दिया देश यार। चलाना नहीं आता है, बस वो ये चाहता हाँ है कि हम जो है अपने हमसायों से रिश्ता बनाए रखें और अपने देश के बारे में ना सोचे कि लोग कैसे मर रहे हैं, भूखे हैं, कौन, अनाज नहीं मिला। उसने किसके साथ रिश्ता बनाया, खैर है उसने अनाज किसे दिया था? इमरान खान ने। उसने अफगानिस्तान भेजा, और किसके साथ उससे रिश्ता बिगड़ा हुआ है अफगानिस्तान हाँ से तो पाकिस्तान उस का। टाइम तो था ना, बनाना चाहता था जब इतना अनाज उसे दिया था तो उसने। वो तो अपने पठानों की सोच रहा था ना, यहाँ की तो नहीं सोची ना। तो वही मैं भी वही बात कर रही हूँ ना कि किसी और देश से बनाई नहीं ना, मतलब कि उस वक्त दुबई से रिश्ते खराब, यूएई मतलब कि दुबई,
और सऊदी अरब से रिश्ते खराब, हर मुल्क से, इंडिया से रिश्ते खराब, बांग्लादेश से खराब, हर मुल्क से खराब मुझे है लगता है उसके। मरियम नवाज आ गई ना तो काफी जो है अच्छा हो सकता है। लेकिन हम यार इसकी बात मत करो, उसकी बात करो, छोड़ो। हाँ तुम, मैं ये बात कर कहा यहाँ के, तुम यहाँ के लिए बात ले आती हो। मतलब कि बात जो हो रही है, बीजेपी की बात करो ना। बात मतलब कि बीजेपी जब इस बार बंगाल में इलेक्शन जीती थी तो मतलब कि वो हमने खुद वीडियोस देखी थी यार, कि लोग रो पड़े थे खुशी से। हम्म, तो काफी मंदिर जो सालों से बंद पड़े थे उनके उन्होंने द्वार खोले, आरतियां की। हाँ तो मतलब कि ऐसा लगा कि वो लोग काल कोठरी में इतने सालों से बंद थे, आज जाके वो आजाद हुए। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो भी यहाँ वहां से, जिन्होंने इस मतलब के कमल का बीज बोया था। लेकिन इससे काफी सीखने को मुझे तो मिला है, क्योंकि मैं हर चीज में जल्दी हार मान जाती हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी अभी है। तो पहले सिर्फ 2 सीटें ही जीती थी, उन्होंने काफी बिल्कुल। सबने मिलके एकजुट होकर हाँ इतना हाँ, बिल्कुल। संघर्ष किया, इतनी मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई। ठीक। और हमारा चैनल नहीं चल रहा है और मैं जो है चलेगा परेशान चलेगा, रहती हूँ। आज आप आज भाई के बाद वीडियो मैं नहीं, आज वीडियो के बाद वीडियो बड़ी हो रही है, छोड़ो बस। आज के बाद मैं संघर्ष करूंगी। अच्छी बात है, मेहनत संघर्ष करूंगी। करना अच्छी बात है। चैनल चलो ऊपर जी, जाए। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं हम तो यार एक तो ये हमारी जो देवी है ना, ये बात को किसी और दिशा में ले जाती है। जो टॉपिक होता है उस पे नहीं रहती, वो चेंज कर देती है। ऐसा ना किया करो, जो टॉपिक होता है उसी पे रहा करो। यहाँ पर पाकिस्तान की तो बात नहीं हुई थी ना बीच में, तो आप उसे बीजेपी और कांग्रेस की बात। चलो, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम। राम, राधे राधे, हर 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 हर। महादेव।